सुप्रभात भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। हिंदी विषय हिंदी पार्ट 3 अमरकंटक की यात्रा। आज हम लोग इस यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे। अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश का एक वन्य और पर्वतीय स्थल है। अमरकंटक कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है और यह क्या है? एक पर्वतीय स्थल है। इसका महत्व धार्मिक दृष्टि से भी है क्योंकि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यही है और इस पर्वत का महत्व धर्म की दृष्टि से भी है क्योंकि इसी पर्वत से नर्मदा नदी निकली है। इस बार हम शहरी जीवन की भागदौड़ से थककर छुट्टियां बिताने अमरकंटक जा पहुँचे। लेखक कहते हैं कि इस बार शहर की भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर छुट्टियां बिताने कहाँ पहुँच गए? अमरकंटक पहुँच गए। घने जंगल में होने के कारण पहले यहाँ पहुँचने में बड़ी कठिनाई होती थी, किंतु अब मार्ग दुर्गम नहीं रहा। दुर्गम यानी जिस पथ पर चला न जाए, जो मार्ग कठिन हो उसको कहते हैं दुर्गम। कहते हैं पहले इस जगह पर आने के लिए घने घने जंगल थे, जिसके कारण उस अमरकंटक पर्वत स्थल तक जाने के लिए बहुत कठिनाई होती थी, किंतु अब आधुनिक समय में मार्ग बन गए हैं, पथों का निर्माण हो गया है, जिसके कारण इस जगह तक पहुंचने में अब कठिनाई नहीं होती। कटनी से बिलासपुर जाने वाली रेल लाइन पर पेंड्रा रोड स्टेशन पड़ता है। कटनी से बिलासपुर जाने के लिए एक रेल लाइन पर पेंड्रा रोड स्टेशन पड़ता है। यहाँ से हम बस द्वारा अमरकंटक गए। वहाँ से फिर ट्रेन से जाने के बाद लेखक फिर कैसे गए? बस के द्वारा अमरकंटक तक पहुँच गए। यह बस मार्ग लगभग 40 किलोमीटर है। मार्ग के दोनों ओर के प्राकृतिक दृश्यों ने हमारा मन मोह लिया। रास्ते में कहीं ताड़ के पेड़ जैसे लंबे लंबे सराई वृक्षों के वन मिले, तो कहीं कलकल करते हुए पर्वतीय नाले। लेखक बस से जब जा रहे थे तब देखे कि चारों ओर का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मन को मोह लेने वाला था। बड़े बड़े ताड़ के पेड़ थे, तो कहीं सराय के वृक्ष और कहीं पर्वत से कलकल करती हुई कुछ नदियों के छोटे छोटे नाले। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य मेघदूत में आम्रकूट नामक पर्वत का वर्णन किया है। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य का नाम क्या है? मेघदूत। उसमें आम्रकूट पर्वत का वर्णन किए हैं। यह आम्रकूट क्या है? इसी को ही अमरकंटक अब कहा जाता है। यक्ष आम्रकूट के सौंदर्य को देखकर चकित रह जाता है। यह आम्रकूट विंध्य पर्वतमाला का पूर्वी कोना है। यक्ष जिसको हम लोग देवराज कहते हैं, यह भी आम्रकूट के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। यह आम्रकूट विंध्य पर्वतमाला का पूर्वी कोना है। इसी कोने पर अमरकंटक स्थित है और इसी कोने पर ही अमरकंटक का पर्वत स्थित है। यहाँ भी आम के पेड़ भरे हैं और भीतरी प्रदेश में कांटे वाली झाड़ियाँ और गहरे वन है। और इस पर्वतीय स्थल में क्या क्या है? आम के पेड़ भी हैं और अंदर जाने पर कांटे वाली झाड़ियाँ और घने वन भी देखने को मिलते हैं। इन्हीं वनों के मध्य एक कुंड से नर्मदा नदी निकलती है और इन्हीं वनों और जंगलों के बीच एक कुंड है जिससे नर्मदा नदी निकलती है। यह कुंड सघन वृक्षों से घिरा है और यह कुंड बहुत सारे वृक्षों से घिरा हुआ है। यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर है और जैसा कि पहले ही लेखक ने कहे हैं कि धार्मिक दृष्टि से भी यह स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः इस पर्वत स्थल पर बहुत प्राचीन मंदिरें भी बने हुए हैं। ये मंदिर 10वीं-11वीं सदी के हैं। इसका निर्माण कलचुरी राजाओं ने कराया था। इन मंदिरों से उन राजाओं के कला प्रेम का अनुमान सरलता से लगाया जा सकता है।
इन मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? 10वीं और 11वीं सदी में। और किन राजाओं ने करवाए थे? कलचुरी के राजाओं ने। इन मंदिरों को देखकर उन राजाओं के मन में किस तरह कला के प्रति प्रेम था, वह इन मंदिरों को देखने से ही मिल सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह मंदिर बहुत ही कलाकृतियों से भरा हुआ है। इन मंदिरों की यात्रा से हमारी थकान मिट गई और इन मंदिरों की यात्रा करके लेखक की थकान मिट गई। यहाँ भगवान के दर्शन करके नर्मदा को पकड़ने के लिए चल दिए। अब लेखक क्या किए? भगवान के दर्शन करने के बाद नर्मदा नदी का दर्शन करने निकल पड़े। नर्मदा सहज में पकड़ में नहीं आती। कुंड के आगे लगभग 1 मीटर तक यहाँ धारा अदृश्य हो जाती है। नर्मदा नदी की धाराओं को देखने के लिए वे निकल तो पड़े, लेकिन 1 मीटर तक वह धारा क्या हो जाती? नहीं दिखाई देती। लगभग 6 किलोमीटर चलने के पश्चात हम जिस स्थान पर पहुँचे उसे कपिल धारा कहते हैं। यह स्थान स्वर्ग से कम रमणीय नहीं है। दूध की तरह स्वच्छ जलधारा के नीचे बैठकर सारी थकान उतर गई। और जब थोड़ी दूर गए तब उन्हें नर्मदा नदी की धाराएं दिखी, जिसे कपिल धारा के नाम से जानी जाती है। और यहाँ उसका दृश्य एकदम रमणीय था, मन को मोह लेने वाला था। वह धाराएं दूध की तरह सफ़ेद दिख रही थी, जिसे देखकर लेखक की सारी थकान दूर हो गई। अमरकंटक से लगभग 10 किलोमीटर दूर चलकर हम कबीर चौड़ा नामक स्थान पर पहुँचे। यहाँ पेड़ों की छाया के नीचे एक चबूतरा बना है। इस चबूतरे पर 2 पद चिन्ह है। कहा जाता है कि यह कबीर के पद चिन्ह है। वह अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ कुछ समय तक रहे थे। कहते हैं कि अमरकंटक से 10 किलोमीटर दूर जाने के बाद उन्हें एक चबूतरा मिला, जिसे कबीर चौड़ा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह इसी चबूतरे पर कबीरदास जी बैठकर शिष्यों को अपने संदेश देते थे। वे इस स्थान पर शिष्यों के साथ कुछ समय के लिए रहे थे। अमरकंटक एक छोटी सी बस्ती है, एक छोटा सा क्षेत्र है। यहाँ के निवासियों का मुख्य धंधा गाय भेड़ों को पालना और दूध का व्यापार करना है। अमरकंटक के चारों ओर जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, वहाँ जितने भी लोग रहते हैं, उनका प्रमुख कार्य क्या था? गाय और भेड़ों को पालना तथा दूध का व्यापार करना। यहाँ के पहाड़ों की ढालों पर छोटे छोटे खेत होते हैं। इनमें कोंदो, कुटकी, राई तथा मक्का की खेती होती है। और पहाड़ के ढालों पर ये लोग खेती करते हैं। और किस किस चीज़ की खेती करते? कोंदो धान से पहले जो होता है। इसमें जैसे धान की बालियों में बहुत सारे चावल होते हैं, लेकिन कोंदो में एक बाली में सिर्फ 2 चावल होते हैं। कुटकी इसी प्रकार का एक फसल है। राई और मक्का की खेती होती है। गांव में कच्ची झोपड़ियां हैं। गांव में सब कच्ची झोपड़ियों में निवास करते हैं। अब यहाँ कुछ होटल बन गए हैं। पहले कच्ची झोपड़ियों में सब गांव के लोग निवास करते थे, और अब धीरे धीरे वहाँ होटल बन गए हैं। चारों ओर वनों से घिरे होने के कारण जलवायु आर्द्र है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ों और वनों से घिरे होने के कारण अमरकंटक की जलवायु आर्द्र है, अर्थात नमी युक्त है, ठंड प्रदेश है। अमरकंटक के वनों में जंगली जड़ी बूटियां बहुत मिलती हैं। गुल, बकावली और चमेली के फूल भी यहाँ काफ़ी मिलते हैं। लेखक कहते हैं कि अमरकंटक के वनों में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है और गुल, बकावली और चमेली के फूल भी यहाँ काफ़ी मात्रा में मिलते हैं। अमरकंटक के आसपास छोटे छोटे गांव हैं। इन गांवों में आदिवासी रहते हैं। इनमें मुख्य रूप से गोंड और बैगा है। गोंड जाति किसी समय बड़ी सुसंस्कृत थी। मध्य प्रदेश में गोंड राजाओं का राज्य था। रानी दुर्गावती ने नर्मदा के किनारे जबलपुर के निकट गड़ा मंडला में शासन किया था। यहाँ दुर्गावती का बनवाया किला अभी भी सुरक्षित है। लेखक कहते हैं अमरकंटक के आसपास छोटे छोटे गांव हैं और इन गांवों में आदिवासी निवास करते हैं।
और जिनमें मुख्य है गौंड, बैगा। गौंड जाति किसी समय बहुत ही सुसंस्कृत जाति हुआ करती थी। मध्य प्रदेश में गौंड राजाओं का राज्य होता था। रानी दुर्गावती भी नर्मदा नदी के किनारे राज की और जबलपुर के निकट गंडा मंडला में शासन भी किया। यहाँ दुर्गावती का किला अभी भी देखने को हमें मिलता है। गौंड मुख्य रूप से खेती करते हैं। यहाँ तेंदू पत्तों में से बीड़ी बनाने का काम बहुत अधिक होता है। गौंड की कई उपजातियाँ हैं। इनमें राज गौंड अधिक प्रगति कर गए हैं, शेष गौंड अभी पिछड़े हैं। इनके गांव छोटे छोटे होते हैं। गौंड स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक काम करती है। लेखक कहते हैं कि गौंड मुख्य रूप से खेती करते थे और तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाने का काम अधिक होता था। गौंडों की कई उपजातियां हैं। इनमें राजगौंड अधिक प्रगति कर चुके हैं, परंतु शेष गौंड जाति अभी भी पिछड़े हैं। इनके गांव छोटे छोटे होते हैं और गौंड स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक काम करती है। आज के लिए इतना ही। आगे अगली कक्षाओं में हम लोग देखेंगे।